हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में दो बातें मुख्यतः हम जानते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या होता है, तरंग प्रवृत्ति होती है उसकी। मतलब आप लोग समझे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरीके से वेव की फॉर्म में क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। पहली चीज़ तो आप लोग ये जानते हो। सेकंड चीज़ देखो, प्रायिकता की गणना कैसे की जाए। सेकंड है नाभिक के चारों ओर इसके लिए पाए जाने की प्रायिकता होती है। देखो आप लोग जानते हो ये हमारा न्यूक्लियस है ना, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, है ना। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायिकता की गणना कैसे की जाए। इसका संबंध यांत्रिकी में दो नई प्रणालियों में संभव हो सका, ठीक है ना। पहला जो है वो है एक तो क्वांटम यांत्रिकी, जिसे हाइजेनबर्ग ने विकसित किया था, डेवलप की गई थी हाइजेनबर्ग के द्वारा, और दूसरी है तरंग यांत्रिकी, जिन्होंने श्रोडिंगर ने दिया। यद्यपि दोनों ही यांत्रिकियों की गणितीय विधियां अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है, तथापि दोनों यांत्रिकी से यह निष्कर्ष प्रतिपादित होता है। द ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आधार मानकर सन 1926 में श्रोडिंगर ने प्रसिद्ध तरंग समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। तो मतलब हम जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण कह रहे हैं वो किस पर आधारित है, द ब्रोगली के सिद्धांतों पर आधारित है। यह समीकरण नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति का वर्णन करता है, ठीक है। जब यह बात स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन को कणीय प्रकृति से वर्णित करना त्रुटिपूर्ण है, तो उसे तरंग प्रकृति द्वारा वर्णित करना संभव माना गया। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी समान गुण अपनाती है। अतः ऐसे तरंग फलन जो इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण आचरण का वर्णन कर सके प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब हमने क्या देखा, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार से की नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, ड्यूअल नेचर जिसे वो बोलते हैं। एक तो ये कहता है कि एक तो इसका होता है पार्टिकल नेचर, या फिर जिसे मैं कणीय प्रकृति बोलती हूँ, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास हो जाता है पार्टिकल के बाद दूसरा हो जाता है वेव नेचर, जिसे हम तरंग प्रवृत्ति बोल देते हैं, है ना। तो ये जो दो नेचर होते हैं, तो हमने देखा कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कण मानूं तो अलग बात हो जाएगी, और अगर सिर्फ तरंग मानूं तो अलग बात हो जाएगी। तो इन्होंने एक ऐसा फंक्शन देने का सोचा जो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज बताता हो, एक ऐसा फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज बताता हो। तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, साई, ठीक है ना। उन्होंने उसको नाम दे दिया साई। जो साई फंक्शन होता है वो क्या होता है, साई फंक्शन जो होता है वो हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंडेंट फंक्शन इन्होंने बता दिया। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर देता है, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा ये कि ये जो है साई जो है वो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में सारी चीज़ें बता रहा है। दूसरा ये कि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो होते हैं कोऑर्डिनेट्स पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर, और दूसरा डिपेंड करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके द्विक निर्देशांक जिन्हें बोलते हैं। मतलब ये जो निर्देशांक होते हैं ना, ये एक्स, ये इस तरीके से एक्स वाई जेड, है ना। तो इन तीनों पर निर्भर करता है, मतलब एक्स वाई और जेड पर निर्भर करता है। दूसरा है ये टाइम टी पर ये क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब साई इज अ फंक्शन ऑफ किस पर, एक्स वाई जेड एंड टी पर डिपेंड ये करता है ना। ये चीज़ें इन्होंने बताई। क्या बताया कि भाई श्रोडिंगर ने इनको ये माना, और इलेक्ट्रॉन की दो प्रवृत्तियाँ होती है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के गुण दर्शाने के लिए साई को यूज़ में लेते हैं, साई इन दोनों पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, एफ हम यूज़ में लेते हैं जब ये इनका फंक्शन है, मतलब ये इन पर डिपेंडेंट चीज़ें करता है ना। तो एक्स वाई जेड और टी पर हमारा साई जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं हम, देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी समान गुण अपनाती है, अतः ऐसा तरंग फलन जो इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण आचरण का वर्णन कर सके प्राप्त करना आवश्यक है। माना कि यह तरंग फलन साई है, जो एक गणितीय फलन है, जो दो राशियों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। यह एक परिवर्तनशील राशि है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त है तथा द्विक निर्देशांकों मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। उसके बाद क्या किया है, इलेक्ट्रॉन तरंग को चीर समत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण दिया गया है। चीर समत यांत्रिकी में हमें गणितीय समीकरण से हमें बताया गया है कि ये क्या होता है। तो साई का मान होता है वो हमारे पास होता है ए साइन
टू पाई एक्स बाय लेमडा के बराबर हो जाता है, जहाँ पे एक्स जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन है, लेमडा जो है वो हमारे पास तरंग लेंथ मतलब वेव लेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य है, उसके बाद ए जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड है और वेव है या फिर तरंग का आयाम है ना, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद इसको मैंने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट मैंने इस इक्वेशन को कर दिया है। ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको मैंने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है ना, डिफरेंशिएट कर दिया है या फिर मैंने कर दिया है इसको अवकलित मैंने कर दिया है ना। इसको अवकलित करने पर मुझे क्या मिलेगा, डेल साई बटा डेल एक्स जो है बराबर मिल जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, कॉन्स्टेंट है 2 पाई बाय लेमडा, आगे आ जाएगा ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लेमडा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको दोबारा अगेन डिफरेंशिएट किया है, दोबारा अवकलित कर दिया है, किसके रिस्पेक्ट में अवकलित कर दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको क्या कर दिया है, दोबारा अवकलित कर दिया है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा अवकलित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, दोबारा अवकलित करने पर हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, लेमडा ये मिल जाएगी लेमडा स्क्वायर साई बाय लेमडा बाय डेल एक्स स्क्वायर 2 पाई ए बाय लेमडा माइनस साइन 2 पाई एक्स बाय लेमडा 2 पाई बाय लेमडा के बराबर हो जाएगी, है ना। उसके बाद देखो 2 पाई बाय लेमडा को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 पाई लेमडा बाय डेल लेमडा 2 पाई स्क्वायर बाय डेल लेमडा ए साइन 2 पाई एक्स बाय लेमडा के बराबर हो जाएगी। हम जानते हैं कि साई हमने पहले निकाला है, साई जो है वो ए साइन 2 पाई एक्स बाय लेमडा के बराबर हो जाता है, तो इसकी जगह मैं साई लिख देती हूँ, तो ये मैंने साई लिख दिया। फिर ये माइनस में है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाऊँगी तो मुझे यहाँ प्लस में मिल जाएगा और इक्वेशन नंबर ए मुझे प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखो आप लोग जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, कुल ऊर्जा जो है ई जो होगी वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट होगी, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंट होगी, है ना, दूसरी हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर या फिर उसकी गतिज ऊर्जा पर या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होती है, 1/2 mv² के बराबर हो जाती है और स्थित ऊर्जा को तो हम v बोलते हैं, v जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस z² बाय आर के z² बाय आर के बराबर हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी। अब क्या करना है, देखो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 mv² के बराबर हो जाती है ना, तो मैं क्या करूँगी इसको mv से m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी इस तरीके से। अब देखो हम जानते हैं कि लेमडा जो है वो मेरे पास बराबर हो जाता है h/mv के बराबर हमारे पास हो जाता है, h/mv के बराबर हो जाता है ना, तो mv बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, h/लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये mv की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे h/लेमडा, तो मैंने लिख दिया h/लेमडा, मैंने उस यहाँ पे लिख दिया है ना। फिर उसके बाद यहाँ घात में 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी इस तरीके से। अब इस इक्वेशन 3 से मुझे 1/2 mv² का मान ज्ञात हो सकता है। देखो आगे देखो हमने किया था, ये रहा, इस इक्वेशन से मैं इस v को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ तो e माइनस वी है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 mv² के बराबर हो जाएगा। तो वही 1/2 mv² के बराबर मुझे मिल जाएगा e माइनस वी मुझे बराबर मिल जाएगा, है ना। फिर इक्वेशन 3 और 4 को मैं बराबर रख सकती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 1/λ² का मान मिल जाएगा और फाइनली मुझे λ² का मान मुझे मिल जाएगा, है ना। λ² का मान मुझे मिल चुका है। अब इस λ² के मान को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर इक्वेशन नंबर ए में मैंने पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर ए क्या थी, ये रही, यहाँ पे λ² है तो यहाँ पे मैंने उसके मान को पुट कर दिया। मान को पुट करते ही मुझे ये नई इक्वेशन मिल जाएगी। फिर वही चीज़ें हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 8π² m e माइनस वी लेमडा बाय h² मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये जो इक्वेशन मिली है वो मुझे सिर्फ किसके लिए मिली है, x कोऑर्डिनेट के लिए मिली है ना। और अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट के लिए लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, λ² डेल साई बटा डेल x² प्लस दूसरा y वाला हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा z के लिए हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो जाएगी और फिर ये मुझे 0 के बराबर मिल जाएगा। सॉल्व करने पे साई ये रहा। उसके बाद एक चीज़ आती है लैप्लेशियन ऑपरेटर या फिर लैप्लेशियन संकारक होता है, वो λ² के बराबर हो जाता है ना। तो देखो λ² जो है वो हमारे पास किसके बराबर मिल जाएगा, λ² जो है वो मेरे पास बराबर मिल जाएगा इसके λ² बाय डेल x² प्लस λ² बाय डेल y² प्लस λ² प्लस डेल z² के बराबर मुझे λ² मिल जाता है ना। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगी, देखो ये जो चीज़ है मेरे पास, ये जो चीज़ है मैं इस पूरे की जगह λ² लिख सकती हूँ, ठीक है। इस पूरे की जगह मैं λ² लिख सकती हूँ, है ना। तो इसकी जगह λ² लिख दूंगी, λ² साई साथ में प्लस 8π² जो m है, 8π² m e माइनस वी साई बटा h² के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें मैं यहाँ लिख दूंगी,
ये चीज़ें मैंने वापस यहाँ लिख दिया, मुझे इक्वेशन ये मिल गई। उसके बाद इसको मैं यहाँ से ले जाऊँगी तो ये मुझे करके माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस फिर साई के बराबर मुझे मिल जाएगा। फिर चीज़ें सॉल्व करूँगी, इसको मैंने माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम से मैंने दोनों साइड गुणा कर दिया तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको और सॉल्व करूँगी तो मुझे फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ध्यान रखना एच जो है वो हमारे पास एक हर्मिशियन संकारक होता है जो किसके बराबर होता है, दिख रखा है, मैंने लिख रखा है माइनस एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर एम साई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस वी के बराबर हो जाता है। और तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी एच साई बराबर मिल जाएगा मुझे ई साई के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। एच साई बराबर है वो मुझे ई साई के बराबर मुझे मिल जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन के हमें मिली है उसको हम आइगेन वैल्यू इक्वेशन बोल देते हैं, है ना, आइगेन मान समीकरण बोल देते हैं। जो साई है वो हमारे पास आइगेन तरंग फलन होता है और ई जो है वो आइगेन मान कहलाता है ना। अब उसके बाद देखो, अगर आप लोगों को कुछ भी रेफरेंस लेना है, आपको बुक्स पढ़नी है तो आप लोगों के लिए रेफरेंस है पुरी शर्मा पठानिया। उसके बाद सेकंड है ए एस नेगी, एस सी आनंद, कुंदू एंड जैन। थर्ड है आप लोगों की हिंदी एजुकेशन की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, सुरेश आमेटा, आर सी कंडेलवाल, आर आमेटा एंड जे वर्दिया। फॉर डिटेल नॉलेज आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।